नमस्कार, जय जोहार। मैं ऋषि सोनी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई 10 सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की पहली खबर की ओर। 1 नवंबर से बिना OTP के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। क्या है प्रक्रिया, देखते हैं आगे। गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग के नियम में अगले माह 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब उपभोक्ताओं को बिना OTP के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसके तहत उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही उसका भुगतान भी करना होगा। भुगतान के बाद उपभोक्ता के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इस OTP के को उपभोक्ता तब दिखाएगा जब गैस एजेंसी का कर्मचारी आपके गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे। जब तक आप उसे OTP नहीं दिखाएंगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस नियम के साथ ही गैस कंपनियों ने अपने सभी डीलरों को निर्देश भी दिया है कि वे अपनी सेवाओं और बढ़ोतरी करें। उपभोक्ता के पास किसी भी प्रकार से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजधानी LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के संरक्षक अब्दुल हमीद हयात ने बताया कि इस नियम में रायपुर का भी चयन किया है, उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है। जानकारी के अनुसार उपभोक्ता जैसे ही अपनी कंपनी में ऑनलाइन बुकिंग करता है उससे यह पूछा जाएगा कि कौन सा गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी का नाम बताते हुए उस गैस एजेंसी का बैंक अकाउंट नंबर सहित अन्य जानकारी भी आ जाएगी और उपभोक्ता इनमें ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है। इस प्रकार ऑनलाइन होने से लोगों को राहत मिलेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पिता अजीत जोगी के बाद पुत्र अमित जोगी के पीछे लगा जाति का चिन्ह। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत इन दिनों एक जोगी की जाति में उलझी हुई है। ये जोगी है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी। छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार करते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। इसे आधार बनाते हुए गौरीला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर ने मरवाही विधानसभा सीट से अमित का नाम निरस्त कर दिया है। हालांकि जोगी परिवार के जाति को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। 1986 में कलेक्ट्री छोड़ने से पहले तक अजीत जोगी की जाति को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा जाति का विवाद शुरू। इस वर्ष 29 मई को उनके निधन तक खत्म नहीं हुआ। अब भी मामला हाई कोर्ट में है। अब यही जाति का मुद्दा उनके पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी के लिए भी सिरदर्द बन रहा है। जाति प्रमाण पत्र को आधार बनाकर अमित को मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मैदान से बाहर कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब पहाड़ काट कर कब्जा कर रहे भूमाफिया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में शासकीय जमीनों में अवैध कब्जा करने वाले अब पहाड़ी इलाकों को भी काट कर अतिक्रमण करने में लग गए हैं। खुलेआम हो रहा कब्जा किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस पर नकेल कसने की पहल नहीं हो रही है। नगर अब स्थिति है कि शासकीय जमीन बहुत ही कम बची है। अब भूमाफिया आसपास के गाँव की ओर रुख कर रहे हैं। भूमाफियाओं के द्वारा कृषि योग्य भूमि को बिना किसी वैध अनुमति के प्लाटिंग करके खुलेआम बेचा जा रहा है। रामानुजगंज से सटे ग्राम पंचायत पुरानडी में कुछ इसी तरह शासकीय जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। राजस्व अमले की मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्व विभाग के जमीनी अमले से भूमाफियाओं की इस प्रकार की साठगांठ है कि आम आदमी जहां कार्य कई बार दौड़ने बाद भी नहीं होता तो इनका कार्य रात में भी करने के लिए कर्मचारी तैयार बैठे रहते हैं। पुरानडी इलाके में पहाड़ी क्षेत्र को काटकर वहां कब्जा किया जा रहा है। इस ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो पहाड़ी इलाका कुछ दिनों में समतल भूमि को बदलकर बिक जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। ओपन स्कूल नहीं लेगा अवसर परीक्षा, बोर्ड की पूरक परीक्षाएं भी अधर में। आपको बता दें कि ओपन स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि इस साल असाइनमेंट बेस पर परीक्षा ली गई थी। इसमें 10वीं और 12वीं के करीब 90% बच्चे पास हो गए हैं। ऐसे में 10% बच्चों के लिए परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम में फेल और पूरक आने वाले परीक्षार्थियों का भी निशाना होना पड़ रहा है। उनके लिए एक बार भी श्रेणी सुधारने का अवसर अगस्त सितंबर में मिलता था, लेकिन इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा नहीं करा पा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है और अभी तक अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में 60,000 से अधिक बच्चों का भविष्य अधर में लटक। आपको बता दें कि 10वीं में 25,487 और 12वीं में 34,880 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता मिली है।
10वीं में कुल 162 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिसमें 39 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण और 117 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। वहीं 12वीं में कुल 241 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिसमें 70 परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण के कारण 168 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम पात्रता के अभाव पर निरस्त किए गए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम बोले राजभवन का हो राजनीतिकरण, भाजपा बोली न भूले मर्यादा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच टकराव के साथ इस सियासी बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा नियुक्ति राज्यपाल के नए सचिव 4 दिन बाद भी राजभवन में ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर राजभवन के राजनीतिकरण का आरोप लगा तकलीफ बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। बता दें कि बंगाल के बाद महाराष्ट्र और अब छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बढ़ रही है। तीनों ही राज्य गैर भाजपा शासित है। इसको लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों सरकार के कामकाज में राजभवन का हस्तक्षेप क्यों बढ़ रहा है। यह सवाल भाजपा के नेताओं से ही पूछना चाहिए। आखिर राजभवन का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि इसका जवाब केंद्र में बैठे भाजपा के नेता दें। बघेल के इस बयान पर केंद्र के किसी भाजपा नेता ने तो अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन राज्य में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसका जवाब दिया है। कौशिक ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से लगातार संवैधानिक मर्यादा व गरिमा का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल राजभवन से टकराव के रास्ते पर चल रहे हैं और राज्यपाल को संवैधानिक मर्यादा और सीमाएं बताने की हाथ से इस पर नौटंकी कर रहे हैं। कौशिक ने गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप को लेकर मुख्यमंत्री बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री स्वयं अपनी संवैधानिक सीमा तय करे। कुलपति चयन का अधिकार राज्यपाल से छीनकर प्रदेश सरकार ने कौन सी संवैधानिक मर्यादा का पालन किया। सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश सरकार हर कदम पर बदलापुर की राजनीति पर आमदा है और संवैधानिक संस्थाओं और मर्यादाओं की अवहेलना करके अपने सत्तावादी अहंकार का शर्मनाक प्रदर्शन कर। कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल संवैधानिक संकट खड़ा करने और फिर उसे लेकर प्रलाप की राजनीति करने की मानसिकता से ग्रस्त है। मुख्यमंत्री बघेल राज्यपाल को सीमा न बताए क्योंकि इस पर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों को कम करने की कोशिश की है और संवैधानिक संस्थाओं की परंपरा को तोड़ने पर वह उतारू है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंबिकापुर जिले से। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। रहस्यों से भरी पहाड़ी पर अब वन विभाग बनाएगा वॉच टावर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को पर्यटन नक्शे पर स्थापित करने की शुरुआत कर दी गई है। बलरामपुर जिले के चांदो वन परिक्षेत्र में स्थित गौरलाटा पर वॉच टावर बनाने का निर्णय वन विभाग ने लिया है। जंगल पहाड़ से घिरे गौरलाटा तक पहुंचने का अभी रास्ता नहीं है। गौरलाटा से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित बड़े वन क्षेत्र की खूबसूरती नजर आती है। बलरामपुर जिले के चांदो क्षेत्र के इदरीपाट गांव में गौरलाटा तक पहुंचा जा सकता है। आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की आवाजाही इस स्थल तक है, लेकिन यहां की खूबसूरती अब तक बाहर नहीं आ सकी है। बलरामपुर डीएफओ लक्ष्मण सिंह के साथ वन अधिकारी कर्मचारियों ने 8 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर गौरलाटा पहुंच वहां की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर वॉच टावर के लिए स्थल चयन किया है। अभी यह स्थल लोगों की पहुंच से दूर और अनछुआ है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं और प्राकृतिक जल स्रोत भी है। वहां तक पहुंचना और वापस लौटना अभी की परिस्थिति में कष्ट। आपको बता दें कि गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। मानपाट 1152 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गौरलाटा को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब वन विभाग इस स्थल को विकसित करने कार्य योजना तैयार कर रहा है। गौरलाटा के अलावा वन विभाग द्वारा बलरामपुर जिले के वन क्षेत्रों में स्थित दूसरे पर्यटन स्थलों की भी पहचान सुनिश्चित की। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जिस थाने में थे आरक्षक वहीं बने थाना प्रभारी। 24 नक्सली को कर चुके हैं ढेर।
सरगुजा संभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में लगे निरीक्षक शरद सिंह नक्सल मोर्चे पर अदम्य वीरता और साहस का परिचय दे चुके हैं। वे एक ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में चर्चित है जिन्होंने बतौर आरक्षक जिस थाने में सेवा दी थी उसी थाने में कुछ वर्षों बाद ही उन्हें प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। यह अवसर नक्सलियों के खिलाफ सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा करने के कारण आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की वजह से मिला। वीरता और साहस के लिए कई पुरस्कारों से नवाजे गए निरीक्षक शरद सिंह ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपको बता दें कि सरगुजा में रहने वाले शरद सिंह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। 10 सितंबर 2003 को उन्हें सशस्त्र बल में कार्य करने का अवसर मिला था। उस दौरान उन्होंने बस्तर पुलिस रेंज के सुकमा जिले के कोंटा थाने में बतौर आरक्षक अपनी सेवाएं दी। लगभग 4 वर्षों तक वे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सेवा देते रहे। वर्ष 2007 में जब छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती शुरू हुई तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। सरगुजा जिला पुलिस बल में वर्ष 2007 में उनकी नियुक्ति हुई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।